हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्विक रिवीजन और इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन को। और इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस रहेंगे आईसीआई की स्टडी मटेरियल में, हम वो सब कवर करने जा रहे हैं, ताकि जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो भी आईसीआई के ही बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए गए, जो एग्जाम्पल्स दिए गए, जो इलस्ट्रेशंस दिए गए, उसी के बेस पे होने वाला है। तो क्यों ना हम उसे फिनिश कर ले सबसे पहले। तो आप बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बट आईसीआई के क्वेश्चंस चाहे वो आरटीपी में हो, मॉक टेस्ट पेपर में हो, उसकी स्टडी मटेरियल में हो, कहीं भी वो क्वेश्चंस है उसे जरूर कवर कर लेना। तो सबसे पहले मेरी कोशिश यही है कि आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और वो क्वेश्चंस तो कवर होंगे ही। अब आगे बात उठती है कि भाई कौन कौन से जो टैक्सेस थे जिसको मिला लिया गया जीएसटी। तो देखो सेंट्रल टैक्स में कौन कौन से टैक्स थे: सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकेयर, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, सीबीडी एंड स्पेशल सीबीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। ये याद रखना पड़ेगा, ताकि अगर एमसीक्यू में पूछते हैं कि बताइए इन चार में से कौन सा टैक्स सब्स्यूम नहीं हुआ, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि ये वाला है जो कि सब्स्यूम नहीं हुआ। तो सेंट्रल टैक्स के ये सारे टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए। अब स्टेट टैक्स की बात करते हैं, तो स्टेट सरचार्ज एंड सेस इन सो फार एज द रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो स्टेट के सरचार्ज लगते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज, मतलब लोकल बॉडी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रही है वो सब्स्यूम नहीं हुआ है। नॉर्मल एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया जो स्टेट लगाती थी। तो लोकल बॉडीज में एमसीडी हो गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नाउ टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग मिला लिया गया जीएसटी में। सब्ज्यूम मतलब मिलाना, जीएसटी में मिल गया। एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सब मिला के चला गया है जीएसटी। ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जीएसटी से बाहर रखा गया, जैसे अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू, वाइन। ठीक है ना। पावर टू टैक्स रिमेन्स इन विद द स्टेट, इस पे अगर कोई टैक्स लग रहा है ना, वो स्टेट टैक्स अपना लगा रही है, मतलब स्टेट ही लगा रही है। तो वाइन पे, दारू पे अभी भी राज्यों को छोड़ दिया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इनकम होती है। लोग दारू खुशी में पीते हैं और गम में भी पीते हैं, जिनको पीने की आदत होती है। तो स्टेट ने बोला भाई ये कैसे हम जीएसटी में ला दें, क्योंकि जीएसटी में तो मैक्सिमम डिफाइन कर दिया उन्होंने रेट कि 40% से ज्यादा लगा ही नहीं सकते। 20% से जीएसटी 20% आई, एसजीएसटी और आईजीएसटी 20%, मतलब 40% दोनों कम, इससे ज्यादा नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, स्टेट इस पे लड़ गए कि भाई जीएसटी नहीं आने देंगे अगर इस पे हमसे राइट ले लिया तो स्टेट को छोड़ दिया कि ठीक है भैया तुम कलेक्ट कर दो। इस पे कभी भी जीएसटी नहीं आ सकता। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी कभी नहीं आएगा। लेकिन आगे है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। इस पे जीएसटी काउंसिल चाहे तो जीएसटी लगा सकती है, लेकिन अभी नहीं। जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड द डेट फ्रॉम विच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। तो वो कौन से 5 चीज है जिसपे जीएसटी अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में लगा देंगे? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि भाई अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। इस पे स्टेट अपना टैक्स लगाएगी, चाहे वो एक्साइज लगाए, जो भी लगाए, वैट लगाए। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ जाएगा। वो 5 कौन से? क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है। आगे चलते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स। अभी हमने पढ़ा भी था कि जो एंटरटेनमेंट टैक्स है जो लोकल बॉडीज लगाई, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाई, वो उस पे जीएसटी नहीं है, मतलब वो जीएसटी के बाहर है। इस पे अभी भी लोकल बॉडीज ही अपना टैक्स लगाएगी। फिर है टोबैको, जो कि जीएसटी में भी है, उस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। तो ये याद रखना कि टोबैको पे जीएसटी भी है और एक्साइज ड्यूटी भी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोबैको पे जीएसटी भी है और एक्साइज ड्यूटी भी है। अब चलते हैं बेनिफिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने सारे बेनिफिट हैं, इसका हम शॉर्ट से देख लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे इन्होंने जीएसटी के बहुत सारे बेनिफिट बताने की कोशिश की है इस वाले पिक्चर के फॉर्म। ये देखते हैं। तो देखो बेनिफिट टू इकोनॉमी, सबसे पहले तो इकोनॉमी को बेनिफिट हो गया। क्या इकोनॉमी को बेनिफिट? टू क्रिएट अ यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट। कॉमन नेशनल मार्केट हो गया, एक जगह रजिस्ट्रेशन लो, पूरे देश में बेचो। टू बूस्ट मेक इन इंडिया कैंपेन, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला। टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट जो फॉरेनर लोग अब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट बढ़ गया क्योंकि अब एक्सपोर्टर्स को भी क्रेडिट मिलने लग गया, रिफंड मिलने लग गया, इनपुट का पहले नहीं मिलता था। टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी को फायदा हो गया। अभी आप देखना कि जीएसटी में 1,70,000 करोड़ की कलेक्शंस हो रही है, 1,50,000 करोड़ की कलेक्शंस हो रही है, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बढ़ गया। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, अब टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल हो गया, सिंपल टैक्स रेजिम विद फीवर एग्जेम्पशंस। सिंपल टैक्स रेजिम हो गया, एग्जेम्पशंस कम है इसमें, है ना। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ, पहले बहुत सारे टैक्सेस होते वो कम हो गए। हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ, हर राज्य में एक जैसा लॉ आ गया। कॉमन सिस्टम क्लासिफिकेशन, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एचएसएन कोड आ गया कि भैया क्लासिफिकेशन हर जगह एक ही जगह होगी। नाउ टू टैक्स कंप्लायंस इजी हो गई, पहले अब का आईटी स्ट्रांग हो गया। फंडामेंटल प्रोसीजर्स या रजिस्ट्रेशन रिटर्न सब सिंपल हो गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल गया है ना, कंप्लायंस बर्डन अब कम हो गया, ये सब है टैक्स कंप्लायंस का बेनिफिट। और ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिला कि टैक्स क्रेडिट का सीमलेस फ्लो हो रहा है, कॉमन प्रोसीजर हो गया, रजिस्ट्रेशन का, पेमेंट का, एग्जाम्पशंस का बेनिफिट इजीली मिल जाता है, और टैक्सेस जो है एक्सपोर्ट के केस में भी अब रिफंड मिल जाता है। तो ये सारे कॉमन बेनिफिट्स हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है इंडिया का, उसमें 12 शेड्यूल है। प्रिएम्बल है, मतलब जो उनका पहला पेज है संविधान का जिसमें बताया गया हम भारत के नागरिक किस टाइप से। प्रिएम्बल है, उसके बाद 12 शेड्यूल्स है, उसके बाद 25 पार्ट्स है, 25 भागों में डिवाइड, इसमें 448 आर्टिकल है। उसमें से कुछ आर्टिकल्स आपको यहाँ पे थोड़े बहुत याद रखने हैं, क्योंकि उसकी वजह से जीएसटी आया है। उससे पहले आपको ये भी याद रखना है थोड़ा सा कि जो टैक्सेस का है वो 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246, मतलब संविधान के आर्टिकल 246 में जो 7th शेड्यूल है उसमें पावर दिया गया है टैक्स कलेक्ट करने का, लॉ बनाने का। तो लिस्ट 3 लिस्ट में डिवाइड है। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 है कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में जो यूनियन लिस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने का, टैक्स से रिलेटेड, मतलब सॉरी लॉ बनाने का। और लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर। लिस्ट 3 है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों के पास पावर है। तो ये जो पावर टू लेवी जीएसटी वो दिया गया है आर्टिकल 246 ए में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो पास किया गया, जिसमें जो आर्टिकल 246 ए है वो इंसर्ट किया गया, और उसमें जीएसटी की बात लिखी गई है। तो 246 ए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करना पड़ेगा। तो अब क्या क्या उन्होंने 101st अमेंडमेंट में क्या क्या उन्होंने लिखा कि भाई हम ना कंकरेंट पावर देते हैं पार्लियामेंट को भी और स्टेट को भी कि गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लेने का, जीएसटी का वो बनाए। हम जीएसटी काउंसिल का गठन करते हैं, है ना। जीएसटी फिर ये अभी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कभी नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन ट्रिब्यूट फ्यूल, इसमें आगे चल के हम ले सकते हैं। ठीक है ना। टोबैको प्रोडक्ट पे हम जीएसटी भी लेंगे, एक्साइज भी लेंगे, ये सारी चीजें मेन मेन पॉइंट्स। फिर 279 ए आर्टिकल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एम्पावर किया गया प्रेसिडेंट को कि आप एक जॉइंट फोरम बनाइए, एक मीटिंग सेटअप कीजिए, एक टीम सेटअप कीजिए सेंट्रल स्टेट का मिला के, जिसका नाम होगा जीएसटी काउंसिल। कोई भी जीएसटी से रिलेटेड अगर अपडेट्स या कोई भी काम करना होता है वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर ही होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, जीएसटी काउंसिल करती है वो, यार जीएसटी काउंसिल के पास रिकमेंडेशन जाती है।
ठीक है। फिर इसमें ये याद रखना है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है, वो चेयरमैन होते हैं काउंसिल, एंड उसमें जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर कौन कौन से होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद हर और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन वो भी होते हैं, और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट, हर राज्य से एक एक बंदा इसमें होता है, ये सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। चले आगे। 246A में पावर दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, वो हमने देख लिया, ये नया आर्टिकल आया था, उसी में फिर वो 5 पे अभी बोला कि अभी हम नहीं ले रहे। 269A आया, जिसमें बताया कि जीएसटी और इंटर स्टेट सप्लाई की आईजीएसटी कैसे कलेक्ट होगा 269A में। फिर 270 बोलता है कि भाई जीएसटी का बंटवारा स्टेट और टैक्स सेंटर में कैसे होगा, कोई इतना वो नहीं है इसमें, आगे चलते हैं। ये याद रखना पड़ेगा कि जीएसटी काउंसिल का जो आर्टिकल है वो 279A है, ठीक है ना, वो पावर प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप एक फॉर्म बनाइए, आप एक टीम बनाइए, इसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रखा है उन्होंने, जीएसटी काउंसिल बनाया, उसका जो चेयरपर्सन है होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। उसके बाद फिर एक और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट से एक और बंदा होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। उसके बाद सारे स्टेट से एक एक मेंबर होते हैं, जनरली या तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर किसी भी मिनिस्टर को वो अपॉइंट कर देते हैं स्टेट वाले। अब याद रखने वाली चीज है इसमें, और आगे चलते हैं। जब भी मीटिंग बुलाई जाएगी जीएसटी काउंसिल को, तो कोरम मतलब कितने मेंबर होंगे तो मीटिंग कंटिन्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शेल कंस्टिट्यूट द कोरम एट सच मीटिंग। तो ये याद रखना, इस पे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि कोरम के लिए जीएसटी काउंसिल से कितने मेंबर होने चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4। तो यहाँ पे आंसर है 1/2, मतलब अगर 40 मेंबर हैं तो 20 मेंबर का होना जरूरी है कोरम के लिए। अब हर डिसीजन जो लिया जाएगा जीएसटी काउंसिल में वो वोटिंग के थ्रू लिया जाएगा, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, मतलब जो टोटल वोट्स है उसका 2/3, मतलब लेस देन नॉट लेस देन 3/4, मतलब टोटल वोट का 3/4 होना चाहिए फेवर में, 3/4 होना चाहिए फेवर में, तभी जाके वो प्रस्ताव या फिर वो जो अमेंडमेंट्स है वो पास किया जाएगा। अब टोटल वोट के वेटेज का 3/4, अगर मान ले हम 120 है, मान लेते वेट, जो वोटिंग का जो टोटल वेट है 120 है, तो 120 का 3/4 करो आप, तो 4×3 = 12, 90, मतलब 90 वोट्स फेवर में आने चाहिए, 3/4 फेवर में आएगा तभी वो पास होगा। तो अब देख लेते हैं क्या क्या वेटेज है। तो द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स। स्टेट का जो भी टोटल वोट्स है उसका 1/3 तो पूरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और जो 2/3 है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब जितने भी वोट्स हैं, जितने भी वोट्स हैं उसका 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और 2/3 स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और 3/4 की सहमति चाहिए। ये याद रखना, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है जो पूछ सकते हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स नॉट सब्ज्यूट, सर्विस टैक्स का जिम हो गया, कस्टम ड्यूटी नहीं हुआ, ये लग्जरी टैक्स हो गया, टैक्स ऑन लॉटरी ये भी हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स लेवल भी ये नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन, तो हमने इस चैप्टर को खत्म किया। अब इस पे है कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन है। हम इस 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट जीएसटी में एक्रू टू द इकोनॉमी। तो हमने इतने सारे वो पूरा का पूरा वो देखा था पिक्चोरियल फॉर्म में कि भाई क्या बेनिफिट हुआ इकोनॉमी को। तो अब इसका क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि अब ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है पेपर में भी कि इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हुआ, तो आपको लिखना होगा। 3 है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, एक नेशनल मार्केट बना दिया पूरे इंडिया में। जो एक राज्य बोलता था मैं कुछ और कानून है मेरा सेल्स टैक्स का, दूसरा कुछ और बोलता, वो हटा दिया, पूरे मार्केट पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बना दिया। दूसरा है बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव,
इंडिया में आओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, इसको बढ़ावा मिल रहा है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। हो गया पहला क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हाउ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टैक्स साइमल्टेनियसली अंडर सीजीएसटी और एसजी। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी में एक एग्जांपल्स के थ्रू बताइए कि कैसे सिमिलर टैक्सेशन लगता है। तो आप क्या करो, एक मिस्टर ए है स्टेट वन में, मिस्टर बी है वो भी स्टेट वन में है, तो एक ही मिस्टर ए और मिस्टर बी एक दूसरे, मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी को अपना सामान बेच रहे हैं, तो उसमें वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे और वही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि सीजीएसटी 10% है, एसजीएसटी 10% है, हमने मान लिया खुद से। तो एक बंदा है वो सेम स्टेट में है, वो 100 रुपए का सामान बेच रहा है, वो 10 रुपए सीजीएसटी लगा देगा, 10 रुपए एसजीएसटी लगा देगा, और यही एग्जाम्पल है, वही उन्होंने बोला है, तो इन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दिया। आगे चलते हैं। Why was the need to amend the Constitution of India before introducing जीएसटी को लाने के लिए जरूरत क्यों पड़ी? जीएसटी को लाने के लिए जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ राइट था ही नहीं, फिजिकल पावर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिमार्केटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में तो पहले ही बता दिया था कि भाई आप किस किस फील्ड से बना सकते हो। तो सेंटर हैड द पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्स के पास सेंट्रल के पास पावर था, एक्साइज ड्यूटी वो लोग लेते थे, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये सब था उनको हटाने के लिए या फिर नया बनाने के लिए कि भाई सेंट्रल भी कलेक्ट करे, स्टेट भी कलेक्ट करे, ये सब करने के लिए उनको आर्टिकल 246 लाया गया, 246 ए लाया गया, 101 अमेंडमेंट करना पड़ा, तब जाके राइट मिला कि हाँ ठीक है एक ऐसा टैक्स लेके आते इस पे सेंट्रल भी कलेक्ट करेगी, स्टेट भी कलेक्ट करेगी, सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में। जरूरत पड़ी, पहले ऐसा कुछ था नहीं। अब चलते हैं, डिस्कस द लेविएबिलिटी, नहीं जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड, हाँ ठीक है जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, ऑन कंजम्पशन गुड्स और सर्विस अबाउट डिस्कस द वैलिडिटी। हाँ बोलो कि भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जहाँ पे जिस राज्य में कंज्यूम किया जाएगा वहीं पे जीएसटी, उसी सरकार को जीएसटी मिलेगी। तो देखो द गिवन स्टेटमेंट वैलिड, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बहुत जीएसटी इज नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहाँ पे पहुंच रहा है उसे डेस्टिनेशन बोलते हैं। सिंस द टैक्स वुड एक्रू टू द टैक्सिंग अथॉरिटी, उस उस अथॉरिटी को टैक्स मिलेगा, उस स्टेट को टैक्स मिलेगा जहाँ पे गुड्स की कंजम्पशन मिली है, कंजम्पशन हुई है, जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली के ए है वो बी को हरियाणा में बेच रहे हैं, तो हरियाणा में गुड्स कंज्यूम होगा तो हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा, बता दिया इन्होंने। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अगर कोई क्वेरी रहती है तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ डिस्कस द लेविएबिलिटी ऑफ सीजी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग। अब बताओ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, इस पे तो राइट ही नहीं है, इस पे तो भी लोग वो स्टेट टैक्स लगेगा। लिख दो ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर देयर इज नो लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी, इट इज आउटसाइड ऑफ द जीएसटी परव्यू, है ना, स्टेट टैक्स, स्टेट will collect tax on this. Now petroleum fuel, diesel, petrol, aviation fuel, yes, this is under the purview of GST, but as of now there is no GST. GST council will recommend in future, then GST can be leviable on this. तो भाई अभी तो GST नहीं है, बाद में जब GST उसमें लगेगा, GST काउंसिल रिकमेंड करेगी, GST काउंसिल बोलेगी तो लगेगा। टोबैको पे क्या है कि हाँ GST भी है और अपना स्टेट टैक्स भी है, मतलब एक्साइज ड्यूटी भी है, तो ये लिखना है। ओपीएम इंडियन है अंदर नार्कोटिक ड्रग्स और इस सब पे तो है। अब देख लो इसका जवाब क्या है, उन्होंने वही सारी चीजें लिख दी, पेट्रोल पे लिख दिया, टोबैको पे लिख दिया कि भाई जीएसटी के परव्यू में है, जीएसटी भी लगेगा इस पे, लेकिन इस पे क्या है कि जीएसटी के साथ साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। ओपीएम हिंड, ये जो इंडियन है ये सब नशे वाली चीजें हैं, गांजा और इस टाइप से नार्कोटिक ड्रग्स, ओपीएम, ये सब क्या है, ये जीएसटी के अंदर है, जीएसटी लगेगा, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, तो ये भी याद रखें। जैसे टोबैको पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाएगी और जीएसटी भी लगेगा, ऐसे ही ओपीएम इंडियन है और अदर नार्कोटिक ड्रग्स पे जीएसटी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। चलिए आगे, ये हमने देख लिया। फिर है अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी।
ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। हाँ, इसे तो हमने पढ़ा भी है एग्जाम। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बीच में रिटेलर मैन्युफैक्चरर है ये सब तो अपना कलेक्ट करते हैं और क्रेडिट से माइनस करवा लेते हैं। हमने देखा भी था, 1000 कलेक्ट किया, 900 क्रेडिट में कलेक्ट कर, तो नेट तो 100 रुपये ही दे रहा है वैल्यू एडिशन पे। So the statement is correct. Goods and service tax, the destination based consumption of goods, debit manufacturer final consumption of with credit of taxes paid at previous stage is available to a set of cat of credit मिल जाता है recently only value addition is taxed, और वो भी है वो फाइनल बर्डन कस्टमर को देना पड़ता है। तो ये सब जब आपके नज़रों से निकलेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस, और यही जब आपके टेस्ट में, मॉक टेस्ट में या फिर पेपर में आएगा, तो आपको रहेगा यार ये तो इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक से पूछ लिया। और वो पूछेंगे कहाँ से? अपनी बुक से ही पूछने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं। अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स, ये तो हमने देख लिया। 7th, विच आर द कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, किस चीज को जीएसटी से बाहर रखा है। एग्जामिन द स्टेट ऑफ टैक्सेशन विद सच कमोडिटीज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अभी तो हमने वो 5 देखे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसको बाहर रखा है, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर्म्स तो हमेशा के लिए ही बाहर रखा है, वो तो कभी आएगा ही नहीं। तो वही सारी चीजें इन्होंने लिख दी है यहाँ पे जवाब में। देखो इन्होंने वही सारा, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में लिख दिया, अल्कोहलिक लिक्वर पे कभी नहीं आएगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है आर्टिकल, ये भाई जो सिंपल सवाल किया सिंपल सवाल जवाब दे दो। हाँ, ये सब पे हम बाद में आएगा, ये सारी कहानी लिख दी है कि 5 चीजें इस पे जीएसटी काउंसिल बाद में जीएसटी काउंसिल डिसाइड डेट उस दिन से लगा देंगे, अल्कोहलिक लिक्वर पे कभी नहीं लगेगा। बस सिंपल सी चीजें हैं। अब 8वें चलता डुअल जीएसटी है। हाँ भाई, इंडिया में डुअल जीएसटी है, स्टेट अपना जीएसटी कलेक्ट करती है, सेंट्रल अपना जीएसटी कलेक्ट कर लेती है। देखो तो डुअल जीएसटी पे भी पॉइंट पूछ लिया ना इन्होंने। यहीं से तो पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन को पूछने वाले हैं। हाँ, यस, ए डुअल जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया में डुअल जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ विद द सेंटर्स एंड स्टेट साइमल्टेनियसली। सेंटर भी अपना लगाता है, स्टेट भी अपना लगाता है। कॉमन टैक्स बेस बना दिया है। जीएसटी में अपना इंटर स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी जीएसटी लग जाता है, इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लग जाता है। जहाँ पे आईजीएसटी में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बता दिया कि आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये बात लिख दी उन्होंने। आंसर हो गया? नो, चलते हैं। डिस्कस आर्टिकल 269A पर्टेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इंटरस्टेट। इंटरस्टेट है ना 269A, मैंने बोला था रिवीजन करते थे, इम्पोर्टेंट है, जिसमें बताया कि भाई जीएसटी कैसे कलेक्ट हो। 269A में बताया गया है। और ऐसे 246A के ऊपर क्वेश्चन है कि हाँ 246A के थ्रू ही तो पावर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो पहले था ही नहीं ना ये सब पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलके दोनों जीएसटी एक ऐसे टैक्स पे काम करे। तो उन्होंने 269A इम्पोर्टेंट है, 246A इम्पोर्टेंट है, दोनों पे एक एक क्वेश्चन उन्होंने बना लिया है। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 269A जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसलिए इंसर्ट किया गया क्योंकि इंटर स्टेट पे ये टैक्स ले लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी। ऐसे टैक्स को फिर वो यूनियन और स्टेट बाद में बांट लेगी, क्योंकि पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बना दिया है कि इंटर स्टेट पे आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी और बाद में आपस में बांट लेंगे। वो तरीका बता दिया है। तो यहाँ पे लिखा है द अमाउंट्स ऑफ पर्सन टू अ स्टेट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो अमाउंट स्टेट का है वो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड का पार्ट नहीं बनेगी। वेयर द अमाउंट कलेक्टेड एज आईजीएसटी हैज बीन यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और वाइस वर्सा। आईजीएसटी में अगर आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों का मिला के है, तो एसजीएसटी तो भाई स्टेट का राइट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट करेगी और एसजीएसटी दे देगी। ऐसे करके ये तरीका उन्होंने बना दिया 269A में। और 246A पार्लियामेंट में वो एक ऐसा आर्टिकल इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया जिसमें यूनियन और स्टेट मिलके टैक्स लॉ बना पाएंगे, और पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बहुत बेस टेक्स प्लेस द कोर्स ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रेड। और इसी में बताया गया कि इंटर स्टेट ट्रेड मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी गुड्स और सप्लाई होगा उस पर ये जो राइट है वो पार्लियामेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वो आईजीएसटी से रिलेटेड लॉ बनाएगी। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो इन्होंने फिर 5 चीजों पे बोल दिया कि भाई अभी नहीं है, इस पे बाद में होगा। तो देखो क्वेश्चन आंसर देखने से आपको कंटेंट मिलता है
यार ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं क्या क्या कहानी लिख सकता हूँ। अदरवाइज हमें लगता है यार 246 में क्या लिख दे, बस लिख देते हैं कि अमेंडमेंट करके ये लॉ बना दिया कि उस पर टैक्स कलेक्ट कर दे, बस हो गए। भाई नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे। टैक्स और के पेपर में नंबर आपको पॉइंट वाइज लिखने में या फिर कंटेंट लिखने में मिलेगा। तो आप जितना क्वेश्चन देखोगे, आंसर्स पढ़ोगे, जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतना हेल्पफुल रहने वाला। तो मैंने कोशिश की है कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए इन वीडियो से, क्योंकि रिवीजन भी हो गया और सारे क्वेश्चंस भी कवर हो गए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया ये नहीं आया समझ में, ये मुझे समझा दो, या ये वाला पॉइंट है जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से बता देना। या फिर कुछ और मुझे कवर कराना चाहिए तो भी मुझे प्लीज आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।